दोस्तों नमस्कार। तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी अड्डा पर। तो आज हम लोग लेके आए हैं जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट, जो कि वनडे एग्जाम्स को देखते हुए बहुत इंपॉर्टेंट, चाहे वो आप यूपी एसआई की तैयारी कर रहे हो या यूपी कांस्टेबल की या दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की या किसी भी वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्लास हो सकती है। क्योंकि इसमें अभी हाल ही फिलहाल के पूछे गए क्वेश्चन था, उसके एक्सप्लेनेशन के साथ किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। और इससे पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर देना तथा चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आज का क्वेश्चन जो है वो है, निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूप में पात्रों को प्रतीक रूप में प्रस्तुत करने के लिए उनके चेहरों पर विभिन्न रंगों का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो सही जवाब होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा भरतनाट्यम, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन सी। तो अगर शास्त्रीय नृत्य की बात कर लेते हैं, तो शास्त्रीय नृत्य जो होते हैं उनकी संख्या होती है 8, यानी शास्त्रीय नृत्य जो होते हैं 8 होते हैं। पहला होता है मोहिनी अट्टम, जो कि केरल का है, मोहिनी अट्टम केरल, और कथकली भी केरल का होता है। भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु में मनाया जाता है। ओडिसी ओडिशा का होता है, ये तो नाम से ही पता चलता है। मणिपुरी मणिपुर में किया जाने वाला नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, और सत्रिया असम में किया जाता है, यानी सत्रिया जो है असम में किया जाता है। ये 8वां शास्त्रीय नृत्य है, ये 2000 में शामिल हुआ था। शास्त्रीय नृत्य में 2000 में शामिल किया गया था। इसके जो संस्थापक हैं वो हैं श्रीमद शंकर देव। दोस्तों याद रखना है, इसके संस्थापक श्रीमद शंकर देव हैं। और यह सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है, लगभग 500 वर्ष पुराना शास्त्रीय नृत्य है। सबसे नया नृत्य शास्त्रीय, और सबसे पुराना अगर पूछा जाए तो होगा भरतनाट्यम तमिलनाडु, लगभग 2000 वर्ष पुराना है। तो अगला होगा कथक, यानी उत्तर प्रदेश, जो कि उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है, या उत्तर भारत का एकमात्र नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है कथक। और अगर हम लोग चलते हैं आगे, अगर बात करें संस्कृति मंत्रालय ने इनकी संख्या 9 मानी है, यानी संस्कृति मंत्रालय जो है इसकी संख्या 9 मानी है। 9 जो नवा जो है इन लोगों ने छऊ को माना है। तो छऊ के 3 प्रकार होते हैं। छऊ को इन लोगों ने नवा शास्त्रीय 9th नंबर का शास्त्रीय नृत्य माना है। छऊ के जो प्रकार हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है मयूरभंज, जो कि ओडिशा में किया जाता है, तथा दूसरा सरायकेला झारखंड में किया जाता है, तथा पुरुलिया पश्चिम बंगाल में होता है। अगर बात करें कथकली के बारे में, तो कथकली जो है उसमें जो कथकली का जो नायक होता है उसको पाचा बोलते हैं, यानी नायक को पाचा कहा जाता है, तथा खलनायक को काथी कहा जाता है। यानी कथकली का जो खलनायक होता है उसको काथी बोला जाता है। मुद्राएं जो इसमें होती हैं 24 मुद्राएं होती हैं। तो जो कथकली है उसमें मुद्राएं 24 होती हैं। श्रृंगार जो होता है 5 प्रकार का होता है कथकली में, याद रखना दोस्तों। तब भाषा होती है मणि प्रबलम, यानी मणि प्रबलम, जो कि संस्कृत और मलयालम से मिलकर बनी होती है। तो अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत पुरुष थे? यानी जो 2011 में जनगणना हुई थी उसमें कितने प्रतिशत पुरुष थे कुल जनगणना का? तो कुल जनगणना का जो पुरुष प्रतिशत था वो था 51.47, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। 51.47 प्रतिशत पुरुष थे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। और अगर बात करते हैं जनगणना 2011 की, तो कुल जनसंख्या थी 121 करोड़, लगभग 121 करोड़ की जनसंख्या थी 2011 की जनगणना के अनुसार। और जनसंख्या घनत्व अगर दोस्त पूछा जाए तो इसका होगा 382, यानी भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382। अगर पूछ ले लिंगानुपात कितना है भारत में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 394। अगर शिशु लिंगानुपात पूछ ले तो इसका होगा 919, यानी शिशु लिंगानुपात 919, और जो भारत का लिंगानुपात होगा वो होगा 943। और साक्षरता दर की बात करें तो साक्षरता दर जो हो जाएगी वो 74.04 हो जाएगी। और अगर साक्षरता पुरुष में पूछ ले, यानी कि पुरुषों की सिर्फ पूछे, तो होगी 82.10, यानी 82.10 साक्षरता दर हो जाएगी, यानी पुरुषों की। और अगर महिला की बात करें, महिला की हो जाएगी 65.46%, यानी 65.46% इसकी साक्षरता हो जाएगी महिलाओं की। और आगे चलते हैं, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य अगर है
तो होगा उत्तर प्रदेश। अगर पूछ रहे सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य 2011 की जनगणना के अनुसार तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। सबसे कम जनसंख्या का राज्य होगा सिक्किम, सिक्किम हो जाएगा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य। तो दोस्तों 2011 की जनगणना के समय तो जो जनगणना आयुक्त थे वो कौन थे, वो थे सी चंद्रमौली। यानी 2011 की जनगणना के टाइम पे जो थे जनगणना आयुक्त थे वो थे सी चंद्रमौली। अगला क्वेश्चन जो आएगा वो होगा निम्नलिखित में से किस खेल स्पर्धा में फॉलो ऑन शब्द प्रयुक्त होता है। यानी फॉलो ऑन जो शब्द है वो किस खेल से जुड़ा हुआ है। इसका सही जवाब हो जाएगा क्रिकेट, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, क्रिकेट से जुड़ा हुआ है फॉलो ऑन। आगे बढ़ते हैं तो अन्य शब्द जो हैं क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, अन्य शब्द यानी जो क्रिकेट से जुड़े हैं, एक तो है बंसन, फिर आता है चेस्ट ऑन, चकर, डेड बॉल और डक और गुगली, गतबर, हॉकआई। ये सारे जो हैं ये क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। बंसन, चेस्ट ऑन, चकर, डेड बॉल, डक, गुगली, गतबर और हॉकआई ये क्रिकेट से जुड़े हुए शब्द हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो आप लोगों को याद रखना है। फुटबॉल से जुड़े हुए शब्दों की बात करें तो इसमें होगा बॉल टू हैंड, साइकिल किक, बूट इट, ब्रेस और चिप शॉट। ये सारे जो हैं ये जुड़े हैं फुटबॉल से। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यूएन यानी यूएन जो है उसकी सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं। यानी यूएन की सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं। तो अस्थायी सदस्यों की संख्या जो होती है वो होती है 10, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, 10 होती है। और स्थायी सदस्यों की पूछें तो स्थायी सदस्य जो होते हैं वो 5 होते हैं, यानी टोटल संख्या जो इसमें होती है वो 15 सदस्य होते हैं। तो यूएन का हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क में है, यानी यूएन का हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में है। इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, यानी 24 अक्टूबर 1945 की यूएन की स्थापना हुई थी, इसलिए 24 अक्टूबर को यूएन डे के रूप में मनाया जाता है, यूएन डे के रूप में मनाया जाता है। वर्तमान में सदस्य देश अगर पूछेगा दोस्तों तो इसमें 193 हो जाएंगे। वर्तमान में 193 देश इसके सदस्य हैं। और शुरू में इसमें जो देश शुरू में शामिल हुए थे 51 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे, 51 देशों ने, आपको याद रखना है। और अभी जो हाल में 193वां देश बना है वो दक्षिणी सूडान ने बना है, यूएन का जो सदस्य बना है। इसके 6 अंग होते हैं, यानी यूएन जो है उसके 6 अंग होते हैं। यूएन के अंग अगर पूछेगा तो 6 होते हैं। एक होती है सामान्य सभा जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, सुरक्षा परिषद इसका भी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में ही है, आर्थिक और सामाजिक परिषद जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में ही है, सचिवालय यानी न्यूयॉर्क में ही है इसका, ट्रस्टीशिप परिषद यानी ट्रस्टीशिप परिषद है इसका हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर जो है द हेग में है, यानी द हेग नीदरलैंड में है। कुल मिला के यहाँ पे 5 जो हैं, 5 का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है तथा एक है इसका एक अंग है जिसका हेडक्वार्टर हेग में स्थित है, नीदरलैंड में स्थित है। इसकी भाषा की बात करें, यूएन की भाषा जो होती है, मुख्य भाषा जो इंग्लिश और फ्रेंच है। यूएन में मुख्य भाषाएं जो हैं इंग्लिश और फ्रेंच है। तो 4 अन्य भाषाएं भी हैं। 4 अन्य भाषाओं में चीनी, अरबी, रसियन तथा स्पेनिश है, यानी चीनी, अरबी, रसियन और स्पेनिश 4 अन्य भाषाएं यूएन में हैं। और सुरक्षा परिषद की बात करें यूएन में, यूएन का जो सुरक्षा परिषद है इसमें 15 सदस्य होते हैं, 10 अस्थायी तथा 5 स्थायी होते हैं। और 5 स्थायी जो सदस्य हैं वो कौन से हैं? चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम तथा अमेरिका। चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम तथा अमेरिका, ये 5 स्थायी सदस्य हैं। और बाकी 10 जो होते हैं वो अस्थायी होते हैं, हर 2 साल में बदलते रहते हैं। भारत सदस्य रह चुका है 8 बार, यानी जो भारत है वो कितनी बार यूएन का अस्थायी सदस्य रह चुका है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों 8 बार, 8 बार। और पहली बार 1950 में यह सदस्य बना था। भारत में अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, भारत में पहला हवाई अड्डा कहाँ बना था? तो पहला हवाई अड्डा जो भारत का है ये था जुहू, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। जुहू में पहला हवाई अड्डा बना था भारत का। तो इसका जो हो जाएगा यह 1928 में बना था। जो जुहू था यह 1928 में
बना था, जो 1928 में बना था। तो पहली हवाई उड़ान भारत में 18 फरवरी 2011 को हुई थी। पहली जो उड़ान हुई थी हवाई उड़ान वो 2011 में हुई थी, 18 फरवरी को। दोस्तों ये आपको याद रखना है। और ये इलाहाबाद से नैनी तक लगभग 10 किलोमीटर की थी, इलाहाबाद से नैनी तक। और जिसमें प्लेन था इसका नाम था हम्बर बाई प्लेन। इसका जो प्लेन था इसका नाम था हम्बर बाई प्लेन था। पायलट का नाम हेनरी पिकेट था जिन्होंने इसको उड़ाया था। यह डाक सेवा उड़ान थी, यानी ये डाक सेवा उड़ान थी जो कि इलाहाबाद से नैनी तक की थी। क्वेश्चन है और आगे बढ़ते हैं। तो इसका सबसे व्यस्त हवाई अड्डा अगर पूछता है कि सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है भारत का, तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यानी कि जो दिल्ली में स्थित है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली में स्थित है। सबसे बड़ा हवाई अड्डा राजीव गांधी हैदराबाद, यानी राजीव गांधी हवाई अड्डा हैदराबाद में स्थित है। 100वां हवाई अड्डा यानी पाक्यांग सिक्किम, जो 100वां हवाई अड्डा बनाया है भारत में वो है पाक्यांग सिक्किम में बनाया गया है। सौर ऊर्जा से संचालित पहला हवाई अड्डा कोचीन में है, यानी सौर ऊर्जा से संचालित पहला हवाई अड्डा। यह विश्व का भी पहला हवाई अड्डा है, यानी वर्ल्ड का पहला हवाई अड्डा जो कि सौर ऊर्जा से संचालित है। क्वेश्चन अगला है, नोबेल पुरस्कार पहली बार कब दिए गए थे, यानी नोबेल पुरस्कार जो है वो पहली बार कब दिए गए। तो नोबेल पुरस्कार पहली बार दिए गए थे 1900 में, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। और ये दिए गए थे, डायनामाइट का आविष्कार किया था अल्फ्रेड नोबेल ने, उनके द्वारा दिए गए थे। इन्होंने अपने जो इनका संपत्ति थी उसके द्वारा इन्होंने इन अवार्ड्स का मतलब इन अवार्ड्स को देने की बात की थी। तो अल्फ्रेड नोबेल जो थे इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी, ये आपको याद रखना है। और नोबेल पुरस्कार की जो घोषणा हुई थी 1900 में हुई थी, यानी कि 1900 में ये देने की घोषणा हुई थी। तो ये 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं, यानी 1969 से पहले जो थे ये 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे, अर्थात 1969 से 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। तो इसका से हो जाएगा भौतिकी में दिए जाते हैं, रसायन में, चिकित्सा में और साहित्य में तथा शांति में दिए जाते थे। और 1969 से जो अर्थशास्त्र इसमें जुड़ गया था 1969 से, यानी तो अब टोटल हो जाते हैं 6 क्षेत्रों में इसको दिया जाता है। तो दिए जाने की जो घोषणा होती है वो अक्टूबर में ओस्लो में की जाती है। जो घोषणा होती है इनकी ओस्लो में होती है, ओस्लो में, तथा जो दिए जाते हैं ये 10 दिसंबर को स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, यानी 10 दिसंबर को स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। और शांति का होता है, यानी जो शांति का होता है वो ओस्लो में ही दिया जाता है, जो शांति का होता है वो ओस्लो में ही दिया जाता है, बाकी के स्टॉकहोम में दिए जाते हैं 10 दिसंबर को। आप लोगों को ये याद रखना है। और जिसकी घोषणा होती है जो अक्टूबर में ओस्लो में की जाती है। सबसे कम उम्र में मिला, यानी जो सबसे कम उम्र जिसको ये था नोबेल पुरस्कार, सबसे कम उम्र जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, सबसे कम उम्र मलाला यूसुफजई, यानी मलाला यूसुफजई, इनको 17 साल की उम्र में मिला था। तो इनकी बुक का नाम है वी आर डिस्प्लेस्ड, इनकी बुक का नाम है। तो ये आपको याद रखनी है, बुक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर है रेत समाधि पुस्तक लेखक कौन है, यानी रेत समाधि जो है उसके पुस्तक के लेखक कौन है। तो रेत समाधि पुस्तक जो लिखी है वो लिखी है गीतांजलि श्री ने, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, गीतांजलि श्री। तो जो गीतांजलि श्री है ये 2022 के बुकर अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड पाने वाली हैं। 2022 में इन्हें बुकर अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिला, इसलिए ये इम्पोर्टेंट रहती हैं, आप लोगों को याद रखना है। इनकी अन्य बुक जो है वो एक है त्रोहित तथा द एम्प्टी स्पेस, इनकी 2 बुक्स हैं, ये इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को याद रखनी है, त्रोहित तथा द एम्प्टी स्पेस। झुम्पा लाहिड़ी की जो पुस्तकें होंगी दोस्तों, ये एक ये भी काफ़ी फेमस लेखिका हैं, इनकी पुस्तकें हैं वेयर अबाउट्स, यानी झुम्पा लाहिड़ी की पुस्तकें वेयर अबाउट्स। एक इनकी पुस्तक है इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज, इनकी बुक है इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज, ये आपको याद रखनी है। दी लो लैंड द नेम से इनकी बुक है। अगला क्वेश्चन है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम के तहत पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था। तो पहला गवर्नर जनरल किसे बनाया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों हेस्टिंग, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, हेस्टिंग को बनाया गया था पहला गवर्नर जनरल। तो
पहला गवर्नर जो था वो था क्लाइव, यानी जो पहला गवर्नर था वो क्लाइव था। अच्छा, गवर्नर जनरल बनने तो वो हेस्टिंग था, 1773 में बनाया गया था। और अगर बात करें भारत का गवर्नर जनरल बेंटिक को 1833 में बनाया गया था। यानी कि पहला गवर्नर जनरल हेस्टिंग को, फिर भारत का गवर्नर जनरल बेंटिक को, तब भारत का वायसराय कहा जाए तो इसको कैनिंग को 1858 में बनाया गया था। कैनिंग 1858 में भारत का वायसराय बना। 1773 के तहत 1774 में कोलकाता न्यायालय बना था। यानी 1773 के एक्ट के ही तहत 1774 में भारत में पहला न्यायालय भी बनाया गया था। इसका मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा एम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश थे। साथ 3 अन्य न्यायाधीश जो थे उनका नाम था चैम्बर्स, लिमेस्टर था, हाइड थे। यानी चैम्बर्स, लिमेस्टर था, हाइड जो इसके 3 अन्य जज थे। तथा पहले मुख्य जज अगर बात करेगा तो एलिजा एम्पे इसमें मुख्य न्यायाधीश के रूप में थे। जो पिट्स इंडिया एक्ट जो था, पिट्स एक्ट था, ये था 1784 और इसमें क्या हुआ था, पिट्स एक्ट 1784 में अगर आपको पूछ ले क्या हुआ था तो इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो थे इनको अलग कर दिया गया था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को अलग किया गया। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो थे इसमें 24 सदस्य होते थे, तब बोर्ड ऑफ कंट्रोलर में 6 सदस्य होते थे। तब जो बोर्ड BOD था, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोलर BOD, इसका व्यापारिक कार्य को देखता था। तब BOC, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो थे ये राजनीतिक कार्य को देखते थे। तो आगे है 1813 का एक्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार खत्म हुआ। यानी 1813 का जो एक्ट आया उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार मिला हुआ था, यानी एकाधिकार जो इंडिया से इनका एकाधिकार था, यानी वही व्यापार कर सकते हैं, कोई अन्य नहीं कर सकता, ये एकाधिकार इनका खत्म हो गया 1813 के एक्ट्स के द्वारा। तब भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था। यानी 1919 इस पे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था। तथा प्रांतों में इससे 1919 के भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था चालू की गई। यानी प्रांतों में द्वैध शासन चालू हुआ 1919 से। आगे सर्वप्रथम भारत में व्यापारिक संबंध स्थापित किए। यानी सर्वप्रथम भारत से जो व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे वो किसने किए थे, तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों, सर्वप्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित करने वाले जो थे वो थे पुर्तगाली। यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम भारत से व्यापारिक संबंध स्थापित किए। तो सबसे पहले जो पुर्तगाली था वो भारत आने वाला वो था, सबसे पहले भारत आया वास्को डी गामा, यानी 1498 में कालीकट केरल पहुंचा। यानी 1498 कालीकट केरल में पहुंचा। तो वहां पे राजा कौन था, जब ये भारत आया तो वहां का राजा कौन था, ये था जमोरिन, वहां का राजा जमोरिन था। तो सेकेंड बार भारत ये कब आया था, 1502 में आया था। सेकेंड बार ये भारत 1502 में आया। अच्छा, थर्ड बार ये भारत कब आया, भारत आया था वास्को डी गामा। थर्ड बार भारत कब आया, 1524 में आया था। इसकी मृत्यु यहीं पे हो गई थी, 1524 में आया और यहीं मर गया। तो आगे बात करते हैं दूसरा पुर्तगाली कौन था जो भारत आया था। तो दूसरा पुर्तगाली जो भारत आया वो था पेड्रो कैब्रल, 1500 में आया था। पेड्रो कैब्रल भारत में 1500 में आया, दूसरा पुर्तगाली था। ब्राजील के लिए रास्ता खोला, यानी ये ब्राजील के लिए रास्ता खोला था इसने, पेड्रो कैब्रल ने। तब पुर्तगाली का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है, पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक जो था भारत में ये माना जाता है अल्बुर्क को माना जाता है। ये 1510 में इसने गोवा जीत लिया था, इसलिए इसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। सबसे बाद में यही गए, यानी पुर्तगाली जो थे ये सबसे बाद में गए थे। ये 1960 में ऑपरेशन विजय के द्वारा इन्होंने भारत छोड़ा था। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम से विधायिका में संघीय विशेषताओं और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की और केंद्र और प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों के विवरण के प्रावधान भी किया। यानी किस अधिनियम से यह हुआ था, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा ये हुआ था। तो
अगर बात करते हैं 1935 की, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 को दास्ता का एक अधिकार पत्र कहा, यानी दास्ता का एक अधिकार पत्र किसने कहा था? तो ये कहा था नेहरू जी ने, यानी ऑप्शन नेहरू जी ने कहा था दास्ता का एक अधिकार पत्र। और आगे बात करते हैं, इसी अधिनियम से केंद्र में द्वैध शासन शुरू हुआ, यानी इस अधिनियम से केंद्र में द्वैध शासन शुरू हो गया 1935 से, और प्रांतों में 1919 से शुरू हुआ था। यह बात आपको याद रखनी है, प्रांतों में 1919 से शुरू हुआ था, केंद्र में 1935 से शुरू हुआ। 1937 में बर्मा को अलग किया गया, इसी अधिनियम के द्वारा 1937 में बर्मा को अलग कर दिया गया भारत से। और आरबीआई की स्थापना 1935 में की गई, आरबीआई की स्थापना 1935 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हो जाएगा, ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया? यानी ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम था वो किस वर्ष पारित किया था? तो इसका सही जवाब होगा 1947 में। तो इसका सही ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा दोस्तों, 1947। बात कर लेते हैं माउंटबेटन योजना। जो माउंटबेटन योजना थी, इसको 3 जून 1947 में आई थी। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 में आई। तो इसको बाल्कन प्लान किसने कहा था? अगर क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसको बाल्कन प्लान किसने कहा माउंटबेटन योजना को, तो इसको कहा था नेहरू जी ने। मतलब नेहरू जी ने से बाल्कन प्लान कहा था। क्वेश्चन होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण के समय भारत में शासक कौन था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण कब हुआ था? 1600 में, यानी जब 1600 में भारत पर कौन शासक कर रहा था? तो इसका सही जवाब होगा अकबर। अकबर ने भारत का शासक था ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण के समय। तो इसका आगे का देखते हैं, इंग्लैंड का शासक कौन था? यानी अगर पूछ ले ईस्ट इंडिया कंपनी के समय इंग्लैंड का शासक कौन था, तो इसका सही है एलिजाबेथ फर्स्ट। और इन्होंने फर्स्ट चार्टर में 31 दिसंबर 1600 को 15 वर्षों के लिए एकाधिकार दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्षों के लिए एकाधिकार दिया था, मिला चार्टर एक्ट 31 दिसंबर 2016 के द्वारा। आप लोगों को याद रखना है। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है, भारत में तटरेखा पर स्थित राज्य कितने हैं? यानी ऐसे कितने राज्य भारत में जो कि तटरेखा से लगे हुए हैं? तो इसका सही जवाब जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा 9 जो राज्य हैं तटरेखा से लगे हुए हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। आगे बात करते हैं, तो पश्चिमी तटरेखा पर 5 राज्य स्थित हैं। यानी जो पश्चिमी तटरेखा है वो 5 राज्य स्थित हैं, जैसे होगा गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक तथा केरल। पश्चिम की तरफ गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक तथा केरल स्थित हैं। और पूर्वी तटरेखा पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर 4 राज्य स्थित हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। यानी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल स्थित हैं। और अगर भारत की तटरेखा की लंबाई पूछता है तो होगी 7516.6 किलोमीटर हो जाएगी, 7516.6 किलोमीटर होगी। ये आप लोगों को याद रखना है। और क्वेश्चन है, 9 डिग्री चैनल किसके बीच स्थित है? यानी 9 डिग्री चैनल जो है वो किसके बीच स्थित है? इसका सही जवाब होगा मिनिकॉय तथा मालदीव के बीच। नहीं, मिनिकॉय था लक्षद्वीप, यहाँ पे होना चाहिए। मिनिकॉय तथा लक्षद्वीप के बीच ये स्थित है, मिनिकॉय तथा लक्षद्वीप के बीच स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय तथा लक्षद्वीप के बीच स्थित है। अगर बात करें 10 डिग्री चैनल की, 10 डिग्री चैनल दोस्तों, 10 डिग्री चैनल जो है लिटिल अंडमान व कार निकोबार के बीच स्थित है। लिटिल अंडमान तथा कार निकोबार के बीच स्थित है। 8 डिग्री चैनल की बात करें तो मिनिकॉय व कालपेनी के बीच स्थित है। मिनिकॉय व कालपेनी के बीच 8 डिग्री चैनल स्थित है। पाक स्टेट की बात करें, यानी पाक स्टेट की बात करें तो यह भारत व श्रीलंका के बीच स्थित है। पाक जलडमरू मध्यगर्भ की बात करें, भारत व श्रीलंका के बीच स्थित है। और मन्नार की खाड़ी जो है दोस्तों वो स्थित है भारत व श्रीलंका के बीच, मन्नार की खाड़ी। ऐसे पर राम सेतु का बना हुआ है। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो इसमें पूछ रहा है भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना होगा। भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है दोस्तों ये हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, यानी 8 डिग्री 4 मिनट। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन ए। आगे बात करते हैं देशांतरी विस्तार। अगर पूछ रहे आप लोगों से देशांतरी, भारत का देशांतरी विस्तार कितना है, तो देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 60 मिनट से पूर्वी देशांतर से
97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक हो सकता है, होता है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। कर्क रेखा, अगर कर्क रेखा की बात करें, इसको 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा भी बोलते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा यह 8 राज्यों से गुजरती है। अगर पूछे कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, तो यह 8 राज्यों से गुजरती है। तो पहला है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम। इसकी एक ट्रिक भी होती है दोस्तों कि मित्र पर गमछा झार, यानी गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्य हैं जो कि कर्क रेखा इनको काटती है। अगर मानक समय रेखा की बात करें दोस्तों, मानक समय रेखा जो कि 82.5 डिग्री होती है, 82.5 डिग्री होती है मानक समय रेखा। 82.5 डिग्री यह पूर्वी देशांतर है जो कि मिर्जापुर नैनी में स्थित होती है। मिर्जापुर के नैनी के से होकर गुजरती है। 82.5 डिग्री मानक समय, पूर्वी देशांतर मानक समय रेखा भी इसको बोलते हैं। मानक समय यानी जो इंडिया का जो समय होता है इसी रेखा के आधार पर निर्धारित किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को इसकी PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक जो है इसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तो जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।